भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हाँ, आज ऊपर से भी एक पूरी कृपा है। हिमाचल प्रदेश के इस पचहत्तर वर्ष की प्रगति की इस यात्रा में आज सोलन जिला के अंतर्गत सोलन विधानसभा क्षेत्र में इस विशेष कार्यक्रम में हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर राजीव सैजल जी, हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश की हमारी शिमला लोकसभा क्षेत्र से सांसद और पार्टी के हमारे प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय श्री सुरेश कश्यप जी, पूर्व में सांसद रहे, वर्तमान में चेयरमैन आदरणीय श्री वीरेंद्र कश्यप जी, महिला मोर्चा की प्रदेश की अध्यक्षा श्रीमती रश्मिधर सूद जी, पार्टी की प्रदेश की उपाध्यक्षा और सोलन की प्रभारी श्रीमती पायल वैद्य जी, पार्टी के हमारे इस विधानसभा क्षेत्र से पूर्व में प्रत्याशी रहे और जाने माने डॉक्टर राजीव कश्यप जी, हमारे बीच में बहन शीला कश्यप जी, एपीएमसी के चेयरमैन संजीव कश्यप जी, जोगिंद्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन योगेश जी, हमारे बीच में पूर्व में मंत्री रहे श्री महेंद्र सोपत जी, पार्टी के हमारे साथी रविंद्र परिहार जी, जिला परिषद के चेयरमैन रमेश ठाकुर जी, पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता श्री तरसेम भारती जी, नंदराम कश्यप जी, विजय ठाकुर जी जो बीडीसी के चेयरमैन हैं, नगर पंचायत की अध्यक्षा गीता जी और इनके साथ सभी काउंसलर, पार्टी के हमारे साथी मनीष सूद जी, मदन ठाकुर जी, यहां उपस्थित डिप्टी कमिश्नर सोलन, एसपी सोलन, अन्य विभागों के सभी अधिकारीगण, पत्रकार मित्रों और उपस्थित सभी भाई और बहनों, मैं समझ सकता हूं कि जिस प्रकार से आसमान से बारिश बहुत जोर से हो रही है और स्वाभाविक रूप से ऐसी संभावनाएं भी व्यक्त की जाती हैं, जब बारिश होती है, बरसात होती है तो कमल खिलने की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं और उसी दिशा में मुझे लगता है ये कार्यक्रम भी आगे बढ़ रहा है। आज आपके सोलन में, इससे पहले हमारा कसौली में कार्यक्रम था और मैं क्षमा चाहूंगा मौसम की नजाकत को देखते हुए हमारे पार्टी के सम्मानीय अध्यक्ष और सांसद सुरेश कश्यप जी को हम नहीं सुन पा रहे। इनका कहना था कि मौसम बहुत खराब हो गया है, ऐसे में हमको थोड़ा कार्यक्रम छोटा करना चाहिए, संक्षेप करना चाहिए। भाई और बहनों, जहां इस कार्यक्रम का स्वरूप है, इस कार्यक्रम के माध्यम से एक बात को लेकर के मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, ये कार्यक्रम है क्या। जहां पूरे देश की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं और 75 वर्ष की आजादी के पश्चात आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में पूरा देश आज अमृत महोत्सव मना रहा है।
और अमृत महोत्सव के माध्यम से एक नहीं अनेक कार्यक्रमों का आयोजन अलग अलग विभागों के माध्यम से किया जा रहा है। और मुझे इस बात की खुशी है कि परसों दिल्ली में जो आजादी का अमृत महोत्सव का आयोजन करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर एक कमेटी जो बनाई गई है, उस कमेटी की बैठक थी जिसमें प्रदेश के सभी मुख्यमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री के अतिरिक्त ऐसे लोग जिनका किसी न किसी क्षेत्र में योगदान रहा है इस देश में, उन सब लोगों को बुलाया गया था और वो सब लोग उस कार्यक्रम में वहां पर उपस्थित थे। बहुत अच्छी बैठक हुई और बैठक में मुझे ये सुन करके और देख करके बहुत अच्छा लगा। जो हमारे साथ सत्ता में नहीं है, एनडीए के पार्टनर भी नहीं है, विचारधारा की दृष्टि से भी नजदीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन सब लोगों ने एक बात का जिक्र किया कि भारत के इतिहास में हम पहली बार इस बात को देख रहे हैं कि आजाद भारत होने के बाद 75 वर्षों के बाद फिर पुरानी यादों को ताजा किया जा रहा है। भारत कहां से शुरू हुआ था, भारत की आजादी का आंदोलन कहां शुरू हुआ था और जिन लोगों का उसमें जो योगदान है, उस योगदान को आज याद किया जा रहा है। और बहुत सारे लोगों का कहना यह था कि इससे पहले और भी ऐसे अवसर आए जब ये इस तरह के कार्यक्रम किए जा सकते थे, लेकिन वो कार्यक्रम इसलिए नहीं हो पाए, कोई आदमी उन कार्यक्रमों के बारे में सोच ही नहीं पाया। इसलिए सब लोगों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को बधाई दी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये कार्यक्रम हमारा भी एक साल के अंदर ही समाप्त नहीं होगा। हम 2023 15 अगस्त 2023 तक इस कार्यक्रम का आयोजन पूरे देश भर में करेंगे। देश की नई पीढ़ी को जानना चाहिए कि देश की आजादी के लिए कौन लोग थे जिन्होंने अपने जीवन की कुर्बानी दी है, बलिदान दिया है। देश की आजादी में किन लोगों का योगदान है और उसके पश्चात आजाद भारत के इतिहास में हम सब लोगों ने जब सफर शुरू किया, उस सफर में, उस यात्रा में हम आज कहां पहुंचे और उस यात्रा में किसका योगदान किस तरह का रहा है, इन सारी बातों का भी जिक्र करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यह बहुत आवश्यक है आज की तारीख में। और इसी तरह पर भाई और बहनों में यह भी कहना चाह रहा हूं, आज अगर हम भारतवर्ष के इतिहास की अगर हम बात कहें अमृत महोत्सव के, उसी तरह से उससे कम महत्व का हमारे लिए हिमाचल प्रदेश की भी 75 वर्ष की यह यात्रा नहीं, जब हमारा प्रदेश अस्तित्व में आया था, जब हमारे प्रदेश का गठन शुरू हुआ था। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ और गठन के पश्चात ये हिमाचल प्रदेश का स्वरूप, वर्तमान स्वरूप हमारे समक्ष आया और उसके साथ साथ में हम आगे बढ़े। जहां चंबा, महासू और मंडी और सिरमौर 4 जिले थे पहले शुरू में 15 अप्रैल 1948 को, आज हिमाचल प्रदेश में 12 जिले हैं, जिसमें आपका सोलन का जिला भी उसमें शामिल हुआ है। इस यात्रा को समझने की आवश्यकता है, इस यात्रा को जानने की आवश्यकता है, इस यात्रा को स्मरण करने की आवश्यकता है। इसलिए हमने हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि हमारे सामने एक परिस्थिति है कि हम चुनाव के बहुत करीब हैं, मन में हमारे भी भाव था कि हम बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन करें, अलग अलग स्थानों पर जाकर के हिमाचल प्रदेश में कार्यक्रम करें, लेकिन वो संभव नहीं हो पा रहा। लेकिन फिर भी हमने एक बात को तय किया कि हम हिमाचल प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्र में 75 बड़े कार्यक्रम करेंगे, बड़े कार्यक्रम करने का आयोजन करेंगे और जिसके माध्यम से हम हिमाचल की इस यात्रा का हम जिक्र करेंगे।
आज आप अपने सामने देख रहे हैं वहां प्रदर्शनी लगी है। अगर उस प्रदर्शनी में आप अंदर जाकर के देखेंगे, आप देखेंगे जब हमें हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया था उस वक्त हिमाचल की आबादी 25 लाख थी। उस वक्त हिमाचल की आबादी 11 लाख थी और आज हिमाचल प्रदेश की आबादी 70 लाख से पार हो गई है। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का हमारा क्षेत्रफल 25,839 किलोमीटर था और आज 55,673 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल है। हम और विस्तार में आगे बढ़े। आप कल्पना कर सकते हैं कि उस वक्त का हिमाचल प्रदेश में रोड नेटवर्क 208 किलोमीटर था, 228 किलोमीटर था। 228 किलोमीटर सड़क पूरे हिमाचल में, और आज हिमाचल प्रदेश में 39,000 से ज्यादा किलोमीटर सड़क हिमाचल प्रदेश में बनी है। उस वक्त जब हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया था 240 रुपए प्रति व्यक्ति आय थी, और आज वो आय हिमाचल प्रदेश में 2,01,845 रुपए की है। यानी कि हम प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से भी बहुत आगे बढ़े। और उसी तरह से अगर हम आगे बढ़कर के बात कहें, हमारे हिमाचल की साक्षरता दर, जब हमारा हिमाचल बना था 1948 में 15 अप्रैल को 4.8 थी और महिलाओं की साक्षरता दर तो 2% से भी नीचे थी। और आज हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर 83% से ऊपर है। देश में सबसे ज्यादा अगर कहीं साक्षरता दर किसी राज्य में है तो उसमें हिमाचल प्रदेश केरल से पीछे नहीं, केरल के बराबर है। केरल से मैं कह सकता हूं आगे भी है। ये हिमाचल प्रदेश की एक झलक है, जिस झलक को आप अगर इस प्रदर्शनी में जाकर के देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, मौसम खराब होने की वजह से आज के इस कार्यक्रम में व्यवधान पड़ा, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमको देखना चाहिए कि हिमाचल में उस वक्त स्वास्थ्य की क्या स्थिति थी, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में पुलों की क्या स्थिति थी, उस वक्त हमारे जल वितरण की यानी कि जल शक्ति मंत्रालय यानी कि आईपीएच डिपार्टमेंट की क्या परिस्थिति थी, और उस वक्त अलग अलग परिस्थितियों को देखें। एग्रीकल्चर के सेक्टर में कहां थे, हॉर्टिकल्चर के सेक्टर में कहां थे, इन सारी बातों की जानकारी मुझे लगता है कि आज की इस पीढ़ी को होनी चाहिए। इसलिए ये कार्यक्रम का हमने आयोजन किया। भाई और बहनों, जब इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए हम सब लोगों के साथ बैठ करके आगे बढ़े तो कुछ हमारे मित्रों को लगा कि ये तो चुनाव के दिनों में कार्यक्रम कर रहे हैं। अरे चुनाव तो अभी दिसंबर में होंगे, नवंबर के महीने में लास्ट में होंगे, जब होंगे तब होंगे। लेकिन चुनाव से पहले क्या हिमाचल प्रदेश की प्रगति पर लोगों के बीच में जाकर के उसकी जानकारी देना और लोगों के साथ उसका कार्यक्रम करना, मैं समझता हूं कि किसी भी तरह से गलत नहीं है। हम जो कर रहे हैं ये कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए हम डेडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि हिमाचल आज अगर इस यात्रा में यहां पहुंचा है तो हिमाचल के एक एक व्यक्ति का, एक एक बच्चे का, एक एक नौजवान का, एक एक बुजुर्ग का, माताओं का, बहनों का इसमें योगदान है। इसलिए हमने कहा जिनका योगदान है इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हम उनके साथ संवाद करने के लिए, बात करने के लिए जरूर जाएंगे। इसलिए हमने हिमाचल प्रदेश में 88 विधानसभा क्षेत्र में 75 कार्यक्रमों का आयोजन किया है। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि आज सोलन जिला के अंतर्गत हमने 2 विधानसभा क्षेत्र यानी कि कसौली विधानसभा और सोलन विधानसभा क्षेत्र में इन कार्यक्रमों का आयोजन किया है। और आप सब लोग बड़ी संख्या में आज के इस कार्यक्रम में आए हैं। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भाई और बहनों, मैं इस बात को भी देख रहा था, सोलन जिला का मैं अगर कि आज यहां पर आपके इस विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम में आया हूं, आकर के हमने यहां पर 7 उद्घाटन और 6 शिलान्यास के कार्यक्रम किए। यहां पर जो हमारी दाईं तरफ है
और जो उद्घाटन और शिलान्यास के 13 कार्यक्रम हुए हैं, मुझे इस बात की खुशी है 145 करोड़ रुपए का उद्घाटन और शिलान्यास जो आज हुए हैं, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मैं उन सारी योजनाओं का जिक्र करूं तो बहुत सारा वक्त लग जाएगा, लेकिन हिमाचल प्रदेश में इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं। अभी आप वृत्त चित्र देख रहे थे यहां पर हमारे सामने, जो डॉक्यूमेंट्री थी, उस डॉक्यूमेंट्री में बहुत सारे तथ्य हमने, जो फैक्ट्स हैं, जो सच्चाई है, जो हकीकत है, उसको आपके समक्ष रखा है। हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए यहां तक जहां पहुंचे हैं, इसमें मैं एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, अगर इस यात्रा में सबसे बड़ा योगदान किसी का रहा तो वो हिमाचल प्रदेश की जनता का रहा, आप सब भाई बहनों का रहा। इसलिए हम इस योगदान को किसी और को डेडिकेट नहीं कर रहे हैं, हम हिमाचल प्रदेश के उस मजदूर को डेडिकेट कर रहे हैं जिसने मजदूरी करके हिमाचल की प्रगति में अपना योगदान दिया है। हम उस अध्यापक को डेडिकेट कर रहे हैं जिसने हिमाचल प्रदेश में स्कूलों में जाकर के बच्चों को पढ़ा करके उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। हम उन डॉक्टर, इंजीनियर्स और इसके साथ साथ में समाज में, चाहे वो पुलिसकर्मी है, चाहे वो दूसरे विभाग में काम करने वाले लोग हैं, उस किसान को, उस बागवान को डेडिकेट कर रहे हैं। ये 75 वर्ष का ये कार्यकाल का विकास का ये सफर, ये यात्रा, जिनका योगदान बहुत ज्यादा रहा है। भाइयों और बहनों, आप सबके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में पिछले 4.5 वर्ष से ज्यादा, यानी कि 4.25 वर्ष का कार्यकाल होने लग पड़ा। हमारी सरकार को आप सबका सहयोग मिला, आप सबका साथ मिला, उसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि हम चुनाव के करीब हैं। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जहां देश मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, उनके नेतृत्व को और मजबूती देने की आवश्यकता है। और हम हिमाचल के लोग तो सौभाग्यशाली हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत अपनापन हिमाचल के लोगों के साथ है। जब भी वो हिमाचल का जिक्र करते हैं, सदैव इस बात का जिक्र करते हैं, जब मैं हिमाचल आता हूं मुझे लगता है कि मैं अपने घर आया हूं। ये वही व्यक्ति कह सकता हूं जिसके दिल में हिमाचल के लिए वो स्थान है। इन 4.5 वर्ष के कार्यकाल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हिमाचल में एक बार नहीं 7 बार आना हुआ। हिमाचल के इतिहास में जब शपथ ग्रहण समारोह था 27 दिसंबर 2017 को, तो पहली बार हिमाचल के इतिहास में देश के प्रधानमंत्री किसी मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में रिज के मैदान में पहुंचे। 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, हमें आशीर्वाद देने के लिए प्रधानमंत्री जी धर्मशाला पहुंचे। 2 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट हमने धर्मशाला में की। हमें अपना आशीर्वाद और शुभकामनाएं देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री धर्मशाला पहुंचे। कोविड का दौर आया, कोविड के दौर की वजह से लंबा अंतराल हुआ, आना जाना बंद हो गया। लेकिन फिर भी जब अटल टनल रोहतांग बन करके तैयार हुआ, हमने प्रधानमंत्री जी से कहा कि अटल टनल रोहतांग बन करके तैयार है और हम चाहते हैं कि आप उद्घाटन करने के लिए आए। और उन्होंने कहा कि पूरे देश भर में कोविड रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, 200 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। मैंने कहा कि मैं किसी सूरत नहीं चाहता हूं कि आप वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन करें। उन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार किया। कोविड के संकट के बावजूद भी दिल्ली से उड़ान भरी, पहला कार्यक्रम कोविड के बीच में अगर कोई किया तो अटल टनल रोहतांग का उद्घाटन करने के लिए मैदान मनाली उतरे और मनाली के पश्चात फिर आगे जाकर के टनल का उद्घाटन करने के पश्चात जाकर के लाहौल पहुंचे और लाहौल घाटी के सिसु में जाकर के सभा को संबोधित किया।
टनल के पास सभा को, उस कार्यक्रम को संबोधित किया और फिर मनाली में आकर के फिर कार्यक्रम को, 3 कार्यक्रम एक दिन में। और उसके पश्चात आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जब हमारा 4 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, मैंने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया कि हमारी सरकार का 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ, हम कार्यक्रम करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं आऊंगा। और मंडी के ऐतिहासिक रैली, जिस तरह की रैली अभी तक हिमाचल प्रदेश में न आज से पहले हो पाई है, न आने वाले समय में होने की संभावना लग रही है, उस कार्यक्रम में आए 11,500 करोड़ रुपए का शिलान्यास किए विभिन्न योजनाओं के, और 28,000 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग की। वहां पर जो प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट की बात थी उसके लिए पहुंचे। उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 8 साल का कार्यकाल केंद्र सरकार का पूरा हो रहा है। हमने निमंत्रण दिया कि हम चाहते हैं कि आप शिमला आएं और शिमला से पूरे देश को संबोधित करें। उन्होंने कहा कि मैं आपको बताता हूं, कल बताता हूं, मैं विचार करता हूं। और दूसरे दिन हमको संदेश आता है कि हम 8 साल का केंद्र सरकार का कार्यकाल पूरा होने पर इस कार्यक्रम का आयोजन हिमाचल प्रदेश में शिमला के रिज के मैदान, शिमला के रिज के मैदान में आए। और माल रोड पर जब पहुंचे तो गाड़ी छोड़ करके पैदल चले। कोई प्रधानमंत्री शिमला आने के बाद रिज के मैदान में माल रोड पर पैदल नहीं चले, लेकिन मोदी जी ने कहा इस माल रोड से मेरी पुरानी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। जब मैं आता था, मैं घूमता था, साथियों को मिलता था, तो पैदल एक कोने से दूसरे कोने तक गए और इसके मैदान से उनने पूरे देश को संबोधित किया। वो सभा सिर्फ ऐसी सभा नहीं थी कि शिमला के लोगों को संबोधित किया या हिमाचल के लोगों को संबोधित किया, पूरे देश के लोगों को संबोधित किया। सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए थे। 700 से ज्यादा जिले पूरे देश भर के वर्चुअल माध्यम से कनेक्टेड थे। 17 लाख से ज्यादा लोगों ने सीधे मोदी जी को उस दिन रिज के मैदान से सुना। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद धर्मशाला में चीफ सेक्रेटरी कॉन्क्लेव में फिर आना हुआ। एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए रुकना हुआ, रात का ठहराव वहां पर हुआ। और अभी मुझे इस बात की खुशी है कि पिछले कल दिल्ली में नीति आयोग की बैठक थी और नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जाकर के धर्मशाला में हमने जो देश के लिए जो चिंतन किया, देश के लिए जो चीफ सेक्रेटरी कॉन्क्लेव में जो हमारी चर्चाएं हुई, वो बहुत सार्थक चर्चाएं हुई। पूरे देश को आगे कैसे हम बढ़ा सकते हैं, उन सारे विषयों को लेकर के विस्तार से चर्चा होने के पश्चात नीति आयोग के इस एजेंडे में मैंने उन्हीं चीजों को शामिल किया है जो धर्मशाला की उस बैठक में हमने चर्चा की है। इसलिए बहुत सारी चीजों को लेकर के हम बात कर सकते हैं। भाई और बहनों, हिमाचल में आप सबके आशीर्वाद से हमारी सरकार का 4.5 वर्ष से ज्यादा का कार्यकाल जो पूरा हुआ है वो समर्पित किया है हम आप सबके लिए। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, आज हिमाचल को जरूरत है केंद्र सरकार के सहयोग की। आज हिमाचल को जरूरत है नरेंद्र भाई मोदी जी के आशीर्वाद की। हमारे कांग्रेस के नेता हमसे प्रश्न पूछने की कोशिश करते हैं कि मोदी जी हिमाचल आए तो मिला क्या। उन्हें मालूम होना चाहिए नरेंद्र भाई मोदी जी भाषण देकर के घोषणा करने वाले नेताओं में से नहीं है। वो बिना घोषणा किए बहुत सारा हिमाचल को दे गए। जरा याद करिए 2014 से पहले की परिस्थिति को, जब हिमाचल और केंद्र सरकार की योजनाओं का इंप्लीमेंटेशन की अगर बात आती थी, 50% हम देते थे, 50% केंद्र देता था। कुछ जगह 60% हम देते थे, 40% दिल्ली देता था। लेकिन नरेंद्र भाई देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा कि हिमाचल जैसे छोटे और भौगोलिक दृष्टि से कठिन प्रदेश में साधनों की कमी है, इसलिए ये 50% का हिस्सेदारी का काम विकास के लिए नहीं, हम 90% देंगे, 10% हिमाचल देगा। हिमाचल को ज्यादा मदद करने की बात कही और मदद कर रहे हैं। हम कैसे एहसान चुकता कर सकते हैं उनका। जो कांग्रेस के नेता हमसे पूछते हैं कि क्या दिया,
10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के लिए स्वीकृत हुए। आज जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूरे देश भर में हिमाचल सबसे बेहतरीन काम कर रहा है। आज एडीबी का हमारा 2100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट स्वीकृत प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हिमाचल के लिए हुआ। आज सोलन जिला के अंतर्गत मेडिकल डिवाइस पार्क की स्वीकृति, जो 500 करोड़ रुपए से ज्यादा जिसमें खर्च होगा, उसकी स्वीकृति आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश को मिली। आने वाले समय में बल्क ड्रग फार्मा का हब हिमाचल प्रदेश को मिलने वाला, जिसमें कुल इन्वेस्टमेंट 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा आने वाली है, जो आने वाले समय में बन करके तैयार होगा। उसकी भी तैयारी चल रही है, वो भी लगभग तैयार हो रहा है। और हिमाचल प्रदेश के लिए स्पेशल असिस्टेंस जो केंद्र की ओर से मिली, एक बार नहीं 4 बार दी गई। 800 करोड़ रुपए हिमाचल के विकास के लिए दिया गया। हम कैसे एहसान भूल सकते हैं नरेंद्र भाई मोदी जी का। और सबसे बड़ी बात तो ये कि देश कोविड के संकट में से गुजर रहा था, उस संकट में वैक्सीन बना करके तैयार की, बिना पैसे के वैक्सीन दी। आज हर आदमी हिमाचल प्रदेश में, जो यहां हजारों की संख्या में आप लोग बैठे हैं, इस कारण से बैठने की स्थिति में हो पाए क्योंकि हमें मालूम है कि हमने वैक्सीन लगा दी है। कोविड का दौर आ भी गया तो वैक्सीन लगने के बाद उसका प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगा। इसलिए निश्चिंत होकर के बिना किसी आशंका के हम यहां पर बैठे हैं। और उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद भी करना चाहूंगा। वैक्सीन के अभियान में हिमाचल ने बहुत बेहतरीन काम किया, आप सब ने बहुत बेहतरीन काम किया। पहली डोज में भी आप पहले नंबर पर आए और दूसरी डोज में भी पूरे देश भर में पहले नंबर पर आए। इसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं भाइयों और बहनों, बहुत धन्यवाद करता हूं। और यहां कांग्रेस, देखिए, कल्पना करिए, वो प्रचार करती रही कि अगर ये वैक्सीन लगाएंगे तो इसका साइड इफेक्ट होगा, नजरें जा सकती हैं, शुगर बढ़ सकती है, याददाश्त चली जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। लोगों को ये कहते रहे कि मत लगाओ, लेकिन लोगों ने उनकी बात सुनी, मानी नहीं। मानी किसकी बात? नरेंद्र भाई मोदी जी की बात मानी। लाइन में, पंक्ति में खड़े हुए वैक्सीन सेंटर जाकर के लोग, और वैक्सीन का टारगेट जो दिया था उसको समय से पहले पूरा किया। कई बार विचित्र लगता है, ऐसे भी लोग इस देश में हैं, इस प्रदेश में भी। जब आदमी की जिंदगी संकट में पड़ी हुई है, उस जिंदगी को बचाने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री मेहनत कर रहे हैं, बिना पैसे के वैक्सीन लगा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन लगा रहे हैं, और वो उसका उल्टा प्रचार कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है भाइयों और बहनों। मैं उन सारी चीजों में बहुत जाऊंगा तो वक्त लगेगा। मुझे आप सबके लिए इस बात का एक संदेश जरूर देना है कि इन दिनों चुनाव के करीब होने के कारण हमारे विपक्ष के लोग बहुत सारी बातों का जिक्र कर रहे हैं। मैं आज देख रहा था कि आज शिमला में कांग्रेस पार्टी की कोई बैठक थी, और कांग्रेस पार्टी की बैठक में कोई इनके कुछ नेता बाहर से आए, और कहां से आए हैं? नेता जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री यहां शिमला आए हैं, और आज उनने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या ऐलान किए कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी, 10 दिन के अंदर ओपीएस लागू कर देगी। अपने प्रदेश में तो करके आ जा, जहां आप मुख्यमंत्री हैं। हाथ जोड़ जोड़ करके प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को कह रहे हैं कि हमसे घोषणा तो हो गई है लेकिन हो नहीं पाएगा, हमारे हाथ खड़े हो गए हैं, कैसे होगा, पैसा कहां से आएगा। कल भी प्रधानमंत्री जी के साथ हम जब भोजन कर रहे थे, एक ही टेबल पर हम थे। अशोक गहलोत जो कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं, मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के,
प्रधानमंत्री जी ने उनसे कहा कि आपने लोगों को गुमराह करने के लिए जो जिस प्रकार से योजना बनाई है, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और उनसे पूछा कि भी आप बताओ देंगे कैसे? बोलते जी जब तक के लिए देने की बात आएगी तब तक के लिए हमारा चुनाव हो जाएगा। यानी कि वो ये मान करके चल रहे हैं कि चुनाव हो जाएगा तो तब तो उसके बाद जो आगे वाला है वो भुगतेगा, तब तो हम अपना तो काम पूरा कर लेंगे। इससे बड़ी घटिया सोच, दुर्भाग्यपूर्ण सोच कोई और हो नहीं सकती है। यहां पर भी कर्मचारी भाइयों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। कर्मचारियों के प्रति हमारी सद्भावना है, उनके साथ हमारा प्रेम है, उनका हिमाचल के विकास में एक बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि गुमराह मत होइए। पहले पता कर लीजिए राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, वहां पर देने की स्थिति में है क्या। और खासतौर से मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो पैसा प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट, जिसकी इन्वेस्टमेंट हुई पड़ी है, उस कंपनी ने कहा कि हमारे साथ एग्रीमेंट में कोई क्लॉज नहीं है उस पैसे को वापस देने का। हमने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पर उस पैसे को मार्केट में लगाया है, इसलिए कोई हमसे उस पैसे को वापस मांगे कि हम देने की स्थिति में नहीं है। वो पैसा नहीं आएगा तो कहां से देंगे भाई। और दूसरी बात मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं, 2003 में आपकी सरकार बनी, पूरे देश भर में हिमाचल पहला राज्य था जिसने ओपीएस को रद्द करके एनपीएस लागू की, और वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री उस वक्त थे हिमाचल प्रदेश के। एमओयू साइन करने वाले मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी थे। आज भी अगर वीरभद्र सिंह जी आज दुनिया में नहीं है, आज भी कांग्रेस के नेता उनको ही नेता मान करके उनके ही नाम पर वोट मांग रहे हैं। अगर अपने नेता के प्रति अगर सही सद्भावना है, सम्मान है उनके मन में, जो उनके नेता ने निर्णय लिया था उस पर टिप्पणी, इस तरह का प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, मुझे लगता कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका मतलब कि वो नेता ही नहीं मानते थे उनको। 2003 में वीरभद्र सिंह जी ने लागू किया, 2012 में फिर से वो सत्ता में आए, 2012 से 2017 तक फिर सत्ता में रहे। तो कहां थे कांग्रेस के वो लोग? उस वक्त उनको मालूम नहीं पड़ा कि भाई ओपीएस तो हमको देना चाहिए। उस वक्त तो कोई मांग नहीं उठाई और उस वक्त ना ही कोई घोषणा की। आखिरकार 2022 में इस सारी चीज को हमारे सामने लाने की कोशिश क्यों की जा रही है? सिर्फ राजनीतिक मकसद से इस प्रकार से पूरे कर्मचारियों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है और राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जा रही है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, कर्मचारी भाइयों और बहनों से निवेदन करना चाहूंगा, हम रास्ता ढूंढ रहे हैं और यह केंद्र के सहयोग के बिना संभव नहीं है किसी भी प्रदेश में ओपीएस को लागू करना। इसलिए इनके कहने पर गुमराह मत होइए। कांग्रेस केंद्र में दावे के साथ कह सकता हूं, आने वाले समय 50 वर्षों तक सत्ता में नहीं आ सकती है। जब 50 वर्षों तक सत्ता में नहीं आ सकती है तो ओपीएस अगर मिलेगा तो वही सरकार दे पाएगी जो केंद्र में सत्ता में होगी, जो केंद्र में सरकार में होगी। इसलिए मैं उनको कहना चाहता हूं, प्रदेश सरकार के अधिकार क्षेत्र में यह परिस्थिति रही नहीं आज की तारीख में। इसलिए मैं उन भाई बहनों से यही कहूंगा कि मेहरबानी करके गुमराह मत होइए और ना ही गुमराह होने दीजिए। पहला प्रश्न तो कांग्रेस के नेताओं से ही पूछना चाहिए। जब आप लोगों ने इस ओपीएस को लागू किया, आपके ही नेता ने लागू किया और जिनके नाम पर आज भी तुम वोट मांग रहे हो, उनकी भावनाओं का सम्मान कर रहे हो क्या? कर्मचारियों के जितने भी मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर के हमने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में। रास्ता क्या निकल सकता है उसका हम प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाह रहा हूं कि जो कांग्रेस के लोग गुमराह कर रहे हैं उनको गुमराह नहीं करना चाहिए। कर्मचारियों को इतना मैं निवेदन जरूर करना चाहूंगा। भाई और बहनों, बहुत सारी चीजों को लेकर के हमने इन 4.5 वर्ष से ज्यादा के कार्यकाल में लोगों की सेवा करने की कोशिश की है। हमने एक बात कही है, जहां गरीब वहां हम, यानी कि गरीब के करीब कोई अगर सरकार है तो वो भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश की सरकार है।
हमने निर्णय किए, हमने नई योजनाओं के माध्यम से गरीब आदमी की मदद करने की कोशिशें की और वो लोग घोषणा कर रहे हैं और घोषणा कर रहे हैं कि हम जब सत्ता में आएंगे तो जयराम ठाकुर के सारे फैसले को रद्द कर देंगे। और अपनी तरफ से देखिए, हमने कहा रद्द करेंगे क्या, आप पेंशन हमने दे रहे हैं, तुम 400 करोड़ खर्चे थे पेंशन पर, हम 1300 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। हम 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए, सबके लिए पेंशन का प्रावधान कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या आप भी पेंशन जो दे रहे हैं इसको बंद करेंगे? हमने गरीब आदमी के इलाज के लिए हिमकेयर की योजना की शुरुआत की, क्या वो आप उसको भी बंद करेंगे? क्या हमने गैस के चूल्हे 3,32,000 से ज्यादा चूल्हे महिलाओं के घर में पहुंचाया, हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचाया, क्या आप घर की रसोई से उस चूल्हे को भी उठा करके ले जाएंगे? क्या हम उस बेटी के लिए जिसको हम 31,000 रुपए शगुन का जो बीपीएल परिवार की शादी के अवसर पर दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो क्या उससे भी उस पैसे को वापस लेंगे? क्या सहारा योजना के उस आदमी को जो बिस्तर पर पड़ा है, लाचार है, बेबस है, उसके इलाज के लिए, उसकी मदद के लिए 3,000 रुपए उसके खाते में डालकर उसकी मदद कर रहे हैं, क्या उसको भी आप बंद करेंगे? क्या हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के लिए हमने तय किया कि 50% किराया जो है, आधा किराया आपके लिए हमने एचआरटीसी में माफ कर दिया, क्या उसको भी आप बंद करेंगे? क्या हिमाचल प्रदेश में 125 यूनिट बिजली हमने फ्री कर दी, जीरो बिल आ रहा है 125 यूनिट खर्च करने वालों का, तो उसको भी बंद कर देंगे? और आज मैं देख रहा था, बड़ा विचित्र लग रहा है मुझे, कांग्रेस के नेताओं ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि हम 300 यूनिट बिजली हिमाचल प्रदेश में बिना पैसे के देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। हम 125 दे रहे थे, इनके नेताओं ने सोशल मीडिया में लाइव होकर के कहा कि हिमाचल के लोगों को मुफ्तखोर बना दिया। 125 यूनिट हम दे रहे हैं तो वो मुफ्तखोर हो गए और अपने आप सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए 300 यूनिट बिजली की देने की बात कह रहे हैं। और उसी तरह से मैं देख रहा हूं, 18 से 60 साल की महिलाओं के लिए एक नेता ने कह दिया कि हम उनके लिए, पंजाब ने घोषणा की हम 1,000 रुपए देंगे। देने की स्थिति मैंने पूछा मान को, सरदार मान जी, जो भगवंत सिंह मान जो मुख्यमंत्री है, मैंने कहा आप दे रहे हैं? बोलते भाई साहब अभी बोल तो रखा है, सोचेंगे, अभी तो नहीं दे सकेंगे। हमने कहा जब बोला क्यों भाई? और यहां हमारे एक कांग्रेस पार्टी के नेता ने घोषणा कर दी, हम 1,000 नहीं देंगे, हम 18 साल से ऊपर के लड़कियों को, औरतों को, महिलाओं को 1,500 रुपए हर महीने के देंगे। आपको मालूम है महिलाओं की संख्या कितनी है? 36 लाख है, 36 लाख है। आप कैलकुलेट कर लो, 36 लाख की महिलाओं को कितना अगर 1,500 रुपए के हिसाब से देंगे तो कितना पैसा लगेगा? हिमाचल ऐसी परिस्थिति में 100 साल बाद भी नहीं हो पाएगा। मैं कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, जो हालात इन्होंने कांग्रेस के नेताओं ने इस प्रदेश के करके छोड़े हुए हैं। बहुत विचित्र लग रहा है मुझे इनकी बातों को। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर रहे हैं, कहा कि हम 5 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। 50 साल सत्ता में रहे दिल्ली में, 50 साल सत्ता में रहे हिमाचल में, 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। और 50 नहीं, आज हम आजादी के पूरे देश भर में 75 साल मना रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में गठन के हम कितने साल मना रहे हैं? 75 साल मना रहे हैं। और 75 सालों में हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की संख्या, सरकारी नौकरी में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनकी संख्या 2 लाख है। और ये 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। 75 सालों में 2 लाख लोग रोजगार हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी के नाते कर रहे हैं। और ये 5 साल में 5 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं। सच कह रहा हूं, जब एक नेता ने इस प्रकार के भाषण दिए, कांग्रेस के एक नेता ने दूसरी जगह से भाषण दे डाले और कहा कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ, यानी कि उतना पांव पसारिए जितनी कर चादर है। एक नौजवान नेता ने इस तरह से कहा
तो बड़े नेता को गुस्सा आया, ये तो करके छोड़ेंगे। आज उनने घोषणा की है, मुझे मालूम नहीं है क्या परिस्थिति होगी, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने कहा ये उनका निजी विचार है, हिमाचल की परिस्थितियां इस प्रकार की नहीं है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो आज घोषणा कर रहे हैं, हम व्यक्तिगत हम व्यवहारिक रूप से उन चीजों को लागू कर चुके हैं। आज महिलाओं को 50% किराया देना पड़ रहा है, हम इसको लागू कर चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में महिलाएं आ रही हैं, जा रही हैं, आधे किराए पर जा रही है। आज हिमाचल प्रदेश में पानी का नल गांव में लगा, मैंने कहा पानी पिलाना पुण्य का काम है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में हम पानी बिना पैसे के पिलाएंगे लोगों को, बिना पैसे के पानी देंगे, तो हम 0 बिल ले रहे हैं। कोई किराया गांव के लोगों से पानी का नहीं ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम करेंगे, हमने करके दिखा दिया। हमने कहा हिमाचल ऊर्जा राज्य है, 125 यूनिट की हमारी हैसियत है, हम माफ कर सकते हैं। हमने 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी। जून और जुलाई महीने का बिल आप सबके पास बिजली का आया होगा, तो कितना बिल आया? 0 बिल आया आपके पास होगा। वो कह रहे हैं 300, हम आएंगे तो 300 यूनिट देंगे, और हम आज ही 125 यूनिट जो है बिजली फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। और आने की बात भाई और बहनों होगी कहां से? जो पूरे देश में आने लायक नहीं रहे हैं, वो यहां कहां से आएंगे? पूरे देश भर में कांग्रेस समाप्त हो गई, और हिमाचल प्रदेश में मैं कह सकता हूं इस चुनाव के बाद हम एक ही बात कहना चाह रहे हैं कि हमने एक बात कही है, अब की बार सरकार नहीं, रिवाज बदलेगा। रिवाज क्या? कि उनको लग रहा है कि रिवाज बना हुआ है, 5 साल इनकी, 5 साल हमारी, हमारी और उनकी, इस तरह का रिवाज चलता रहेगा। लेकिन हमने कहा उत्तराखंड ने रिवाज बदल दिया, उत्तर प्रदेश ने रिवाज बदल दिया, पड़ोस का राज्य हरियाणा रिवाज बदल दिया। खट्टर साहब 14 से 2019 तक मुख्यमंत्री पूरा कार्यकाल करने के बाद 5 वर्ष के बाद फिर मुख्यमंत्री हैं। योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बन गए, धामी जी फिर मुख्यमंत्री बन गए, और हिमाचल में भी निश्चित रूप से रिवाज बदलेगा। सरकार भाजपा की बनेगी, उसके लिए हम सब लोगों को काम करना है। यही मुझे आपके आज के इस कार्यक्रम में कहना है। भाई और बहनों, यहां बहुत सारी बातों को लेकर के कुछ बातों का जिक्र हुआ है। सोलन में पता नहीं आप लोग थोड़ी थोड़ी कसर छोड़ते हैं, और बहुत कम वोटों से कसर छूटी है, और अब की बार उस कसर को पूरा करना है, हर हालत में पूरा करना है। ये सोलन चाहिए, सारे का सारा चाहिए, पूरे का पूरा चाहिए। हम हिमाचल प्रदेश में फिर सरकार बनाने वाले हैं। सरकार बनेगी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की, और उसमें हमको सोलन विधानसभा क्षेत्र से भाजपा का विधायक चाहिए। सोलन के लिए कॉरपोरेशन मांगी, कॉरपोरेशन दी। सोलन के विकास के लिए जो पैसा मांगा, हॉस्पिटल के लिए पैसा मांगा, वो पैसा दिया। सड़कों के लिए पैसा मांगा, सड़कों के लिए पैसा दिया। पेयजल योजना के लिए पैसा मांगा, उसके लिए पैसा दिया। हर तरह से जो मदद हम कर सकते थे वो हमने करने की कोशिश की, और आने वाले समय में भी आप सबके लिए हम मदद करेंगे। आपके यहां से एक सुझाव के रूप में बात आई है, मुझे मालूम नहीं ये डिग्री कॉलेज का जिक्र यहां पर किया गया है, लेकिन यहां सारी चीजों का मैं पूरा फीडबैक ले लूंगा, असेसमेंट ले लूंगा, टोटल डिस्टेंस, टोटल स्ट्रेंथ बच्चों की कितनी हो सकती है। लेकिन जो डिग्री कॉलेज ममलीग में, शायरी में मांगा गया है, इसको हम स्वीकार करेंगे। इतनी बात कहते हुए आज के इस कार्यक्रम में आप सब यहां पर बड़ी संख्या में पहुंचे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल।